हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे। इक्विलिब्रियम में दो चैप्टर आपको पढ़ना है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और सेकंड चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमसे कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से लोहिया क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप के माध्यम से हम चाहे आईआईटी हो, नीट हो या 11-12 फाउंडेशन हो, उसके लिए कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ाएंगे। तो आज केमिकल इक्विलिब्रियम हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्शन में रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो कोई भी रिएक्शन होगी उसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा उस स्टार्टिंग मटेरियल को कहा जाता है रिएक्टेंट। जैसे मान लीजिए A प्लस बी ए स्टार्टिंग मटेरियल है और A प्लस बी आपस में रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद C प्लस डी बनाया। तो A प्लस बी दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट और ये आपस में रिएक्ट करके जो भी बना दे उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। तो जब भी रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो रिएक्टेंट को हमेशा, ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड की रिएक्शन को कहा जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड की डायरेक्शन को कहा जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड, दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड डायरेक्शन और प्रोडक्ट साइड टू रिएक्टेंट साइड की रिएक्शन को कहा जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब होगा कि रिएक्शन रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड प्रोसीड कर रही है या लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड प्रोसीड कर रही है। अगर आपसे कहा जाए कि रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन प्रोडक्ट साइड टू रिएक्टेंट साइड या राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड प्रोसीड करती है और किसी भी रिएक्शन का उद्देश्य होता है रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो कोई भी रिएक्शन तब तक प्रोसीड करती रहेगी जब तक कि टोटल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो दो डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बेसिस पर रिएक्शन दो तरह की होगी, एक होगी इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरे टाइप की रिएक्शन होगी रिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहले हम इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहले
इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसको हम शॉर्ट में IR लिखेंगे। IR। अब आप देखिए कोई भी रिएक्शन होगी उसमें रिएक्टेंट A प्लस B है। A आपस में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके प्रोडक्ट C और D बना देगा। C और D क्या हो गया? प्रोडक्ट। हमने मान लिया कि टाइम t इक्वल टू 0। टाइम t इक्वल टू 0 मीन्स वो टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट हो, और जब रिएक्शन स्टार्ट होगी उसी टाइम को हम 0 टाइम मान लेंगे। हमने मान लिया कि रिएक्टेंट का A मोल हमने स्टार्टिंग में ले लिया, तो रिएक्टेंट का कितना मोल है? A। तो प्रोडक्ट कितना होगा? 0, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट होगी उस समय केवल रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा, इसलिए रिएक्टेंट का A मोल है तो प्रोडक्ट क्या होगा? 0। अब T1 टाइम बाद रिएक्टेंट का X मोल किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अब आप ये बताइए, रिएक्टेंट का X मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट कितना बन गया? X। तो रिएक्टेंट कितना बच गया? A माइनस एक्स। क्लियर? इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि A इज कन्वर्टेड इनटू B। अब स्टार्टिंग में A का हमने 10 मोल ले लिया तो B कितना होगा? 0। T1 टाइम बाद, मान लीजिए 5 मिनट या 7 मिनट के बाद, तो T1 टाइम बाद रिएक्टेंट का 3 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो जब इसका 3 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो रिएक्टेंट बचेगा कितना? 10 माइनस 3। क्लियर? तो हमने यहाँ ये बताया कि रिएक्टेंट का A मोल है और उसमें T1 टाइम बाद रिएक्टेंट का X मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो जब इसका X प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो रिएक्टेंट कितना बचेगा? A माइनस एक्स। तो X क्या है? T1 टाइम बाद प्रोडक्ट के बने हुए मोल। A माइनस एक्स क्या है? T1 टाइम बाद रिएक्टेंट के बचे हुए मोल। अब आफ्टर टाइम T2 टाइम बाद, आफ्टर टाइम T2 टाइम बाद रिएक्टेंट 0 हो गया और टोटल रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट 0 और रिएक्टेंट का टोटल मोल किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। और हमने बताया था कि जब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, जो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है और उसी डायरेक्शन में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं, ऐसी सभी रिएक्शन को कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। फिर से समझ लीजिए, स्टार्टिंग में टाइम t इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट के A मोल है, प्रोडक्ट 0 होगा। T1 टाइम बाद रिएक्टेंट का X मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो जब इसका X मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो रिएक्टेंट का बचेगा कितना? A माइनस एक्स। T2 टाइम बाद रिएक्टेंट 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? ऐसी रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, जो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है और उसी डायरेक्शन में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ऐसी सभी रिएक्शन को कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। और आपको ध्यान रखना है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में
इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आता। तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है ये अभी हमने आपको नहीं बताया, लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आता, इसलिए अभी हमने इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में आपको कुछ भी बताया नहीं है। तो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको 3 बातें याद रखना है। नंबर 1, ऐसी रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करे, उसी डायरेक्शन में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और जिसमें इक्विलिब्रियम स्टेट ना आए, ऐसी सभी रिएक्शन को कहा जाता है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहले हम लोग इसके बारे में लिख लेंगे और उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे those reaction which proceed only in one direction, that is forward direction, are called as irreversible reaction। सेकेंड पॉइंट, अब आपको ये बताना है कि इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट होती है या नहीं। तो अभी हमने आपको बताया कि इर्रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट होती है। तो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट in one direction only, irreversible reaction complete in one direction only, that is forward direction, one direction only, that is forward direction। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आती। क्या होता है इक्विलिब्रियम स्टेट, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इक्विलिब्रियम स्टेट इज नॉट फाउंड इन इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। तो 3 पॉइंट इर्रिवर्सिबल के लिए जानना है। पहला, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती हैं और उसी डायरेक्शन में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आती। अब हम रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। सेकंड टाइप की रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन RR। देखिए, जैसे A प्लस बी रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्ट किया, रिएक्ट करके C और D बनाया। C और D प्रोडक्ट है। जैसे ही प्रोडक्ट बना, ये फिर से आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट A और B में कन्वर्ट हो गया। तो अब आप ये बताइए, AB C और D में कन्वर्ट हुआ और जैसे ही प्रोडक्ट बना वो फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड की, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड की और ऐसी रिएक्शन
जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती हैं, ऐसी सभी रिएक्शन को कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल का मतलब होता है बोथ डायरेक्शन, इरिवर्सिबल मीन्स होता है सिंगल डायरेक्शन। अब आप ये बताइए कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, जैसे ही प्रोडक्ट बना वो तुरंत रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया, तो क्या ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होगी? नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट से जैसे ही प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया, तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। इसमें आपको ऐसी सभी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करे, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करे, और जो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट ना हो, ऐसी सभी रिएक्शन को कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आती। अब मान लीजिए कि टाइम t इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट का ए मोल हमने ले लिया, तो प्रोडक्ट कितना होगा? 0। टाइम t इक्वल टू T1 पर T1 टाइम में रिएक्टेंट का x मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? a माइनस एक्स, सॉरी x, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा? a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। तो आपसे पूछा जाए कि ये x क्या है, तो T1 टाइम बाद प्रोडक्ट के बने हुए मोल, a माइनस एक्स, T1 टाइम बाद प्रोडक्ट के बचे हुए मोल। अब T2 टाइम में रिएक्टेंट का कौन के मोल a माइनस एक्स ही है, प्रोडक्ट के मोल x ही है। इसका क्या मतलब कि टाइम तो T1 से T2 हो गया, यानी टाइम तो इंक्रीज कर रहा, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जब टाइम के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज ना हो, तो ऐसी स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट। अब आप देखिए, जैसे हमने कहा कि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन का रेट, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्जन का रेट, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, अगर उतना ही प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। और जब टाइम के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज ना हो, तो उसी स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्टेंट जितना है उतना ही बना रहता है, प्रोडक्ट जितना है उतना ही बना रहता है, इनके कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता। अब आप देखिए, तो ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में प्रोसीड करती हैं, जो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ऐसी सभी रिएक्शन को कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट आती है। क्या होता है इक्विलिब्रियम स्टेट? जब टाइम के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज ना हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन रिमेन अनचेंज्ड, तो उसी स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना है,
those reaction which proceed in both direction that is forward and backward direction are called as रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन आर नेवर कंप्लीट। ये हमने आपको बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, इर्रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आती। तीसरा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम स्टेट फाउंड ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आप देखिए कि इक्विलिब्रियम केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ऐसी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें इक्विलिब्रियम आता हो, और इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं आता। इसलिए इस चैप्टर में हम रिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ेंगे, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन को नहीं। इसके अलावा रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्लोज्ड वेसल में होती है। अगर वेसल क्लोज्ड होगी तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्सिबल रिएक्शन आर कैरीड आउट इन क्लोज्ड वेसल। रिवर्सिबल रिएक्शन आर कैरीड आउट इन क्लोज्ड वेसल। तो क्लोज्ड वेसल में रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ओपन वेसल में रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर वेसल ओपन हो जाए तो क्या होगा, ये हमें समझना है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन ए रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। हमने ये कहा कि अगर रिएक्शन ओपन वेसल में हो तो क्या होगा। हमें ये जानना है कि रिएक्शन ओपन वेसल में अगर हो तो क्या होगा। अब आप देखिए कि जैसे कोई भी रिएक्शन होगी उसमें रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इस चैप्टर के लास्ट में हम लीचे-टेलियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होगा। तो लीचे-टेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि इक्विलिब्रियम हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ शिफ्ट होता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट को डिक्रीज कर दें तो रिएक्टेंट अपने आप बढ़ जाएगा, और अगर रिएक्टेंट बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड। अगर हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करें
तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और अगर ये बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर ये रिएक्शन ओपन वेसल में हो तो क्या होगा। अब आप ये देखिए, अगर वेसल ओपन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट होगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। अगर वेसल ओपन होगा तो CO2 एटमॉस्फेयर में इस्केप कर जाएगा। अगर CO2 एटमॉस्फेयर में इस्केप करेगा तो प्रोडक्ट डिक्रीज होगा, और अगर प्रोडक्ट डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड CO2 में डिसोसिएट होगा, और जैसे ही CO2 बनेगा वो एटमॉस्फेयर में इस्केप कर जाएगा। तो टोटल कैल्शियम कार्बोनेट CaO और CO2 में कन्वर्ट होगा, CO2 एटमॉस्फेयर में इस्केप कर जाएगा। तो रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड की, और अगर रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अगर ये वेसल क्लोज्ड हो जाए, अगर वेसल क्लोज्ड हो जाए तो क्लोज्ड होगा तो CO2 एटमॉस्फेयर में इस्केप नहीं कर पाएगा, और अगर CO2 एटमॉस्फेयर में इस्केप नहीं करेगा तो CO2 कैल्शियम ऑक्साइड से मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चली, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चली, और ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करती है, ऐसी सभी रिएक्शन को कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब हम लोग इर्रिवर्सिबल भी पढ़े, रिवर्सिबल भी पढ़े, दोनों को ध्यान से समझिए। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट होती है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आता, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट आता है। रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्लोज्ड वेसल में होती है, जबकि इर्रिवर्सिबल रिएक्शन ओपन वेसल में होती है। क्लोज्ड में भी हो सकती है, लेकिन हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में होती है। तो आज हमने आपको रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में बताया। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है और कौन सी रिएक्शन इर्रिवर्सिबल है। तो इसके पहचानने के कुछ हम आपको तरीका सिखाएंगे। तो आप इसको पढ़िए, एक एक बात ध्यान से पढ़ना है। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पूरी बात लिखते रहिए, कॉपी पे नोट्स बनाते जाइए और रिवाइज कर लीजिए। तब तक हम आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे। तो थैंक यू।